नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को वीरान जगहों पे ही मिलें या उन हवेलियों में मिले जहाँ पे लोग वर्षों से नहीं रह रहे हैं, या उन जगहों पे मिले जो हमेशा से वीरान रही है। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हाँ, मानता हूँ कि ये सब जो भूत प्रेत आत्माएँ होते हैं, ये वीरान जगहों पर ही अंधेरी रातों में ही मिलती हैं, क्योंकि इनको वास करने की जो जगह होती है इनकी, वो इन्हीं जगहों को पसंद करते हैं कि वीरान जगह हो जहाँ पे लोग वर्षों से आ नहीं रहे हैं, या जो भूतिया जो कम घर होते हैं, भूतिया जो हवेली होती है जहाँ पे लोग वर्षों से रह नहीं रहे हैं, उन जगहों पे ही ये वास करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी मुलाकात भूत प्रेत आत्माओं से उन जगहों पे भी हो सकती हैं जहाँ पे लोग डेली बेस पे आ रहे हैं, डेली बेस पे घूम रहे हैं, या उन फैक्ट्रियों में भी हो सकती हैं जहाँ पे लोग डेली बेस काम करने आते हैं, रोज़ काम करके जाते हैं। ऐसी जगहों पे भी आपकी मुलाकात भूत प्रेतों और आत्माओं से हो सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था मुकेश और सिराज के साथ, जब उनकी मुलाकात उस फैक्ट्री में हुई जिस फैक्ट्री में वो लोग करीब 10 साल से काम कर रहे थे। डेली काम करने आते थे और डेली काम करके जाते थे। उस फैक्ट्री में सिराज और मुकेश की मुलाकात एक ऐसे भूत प्रेत से हुई, ऐसी आत्मा से हुई, जिस घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि सिराज या मुकेश उस दिन को भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी सी डरावनी है, थोड़ा सा दिल में डर जरूर आएगा आपके। तो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कर्नाटक में त्रिपुर शहर में एक फैक्ट्री थी, जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री, बहुत मशहूर फैक्ट्री थी। वहाँ पे करीब 300-400 कर्मचारी डेली काम करने आते थे, डेली काम करके जाते थे। अच्छे ऑर्डर्स आते थे, जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी। उसी फैक्ट्री में पैकिंग डिपार्टमेंट में सिराज और मुकेश नाम के 2 शख्स काम करते थे। पूरे माल की पैकिंग यही दोनों लोग करते थे। जब माल कभी फैक्ट्री के बाहर जाना होता था तो यही दोनों लोग पैकिंग का पूरा काम देखते थे। तो बात है 22 दिसंबर 2008 की। अगले दिन एक बहुत बड़ा ऑर्डर जाना था फैक्ट्री से बाहर, तो इन लोगों की सुपरवाइज़र ने नाइट लगा दिया 22 दिसंबर 2008 के दिन। उससे पहले भी मुकेश और सिराज ने कई बार नाइट की जॉब करी है, नाइट मतलब कि शिफ्ट करी थी फैक्ट्री में। लेकिन जो उस दिन उनके साथ हुआ, उससे पहले उनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 22 दिसंबर 2008 के दिन 5:30 बजे सारे कर्मचारी अपना काम करके निपटा के जा चुके थे। मुकेश और सिराज की नाइट शिफ्ट लगी थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैकिंग का ही काम बाकी था, जो माल जाना था अगले दिन उसका। अब मुकेश और सिराज की नाइट लग गई। 5:30 बजे से सब लोग चले गए थे, यही दोनों अकेले फैक्ट्री में रुके हुए थे। अब धीरे धीरे ये लोग काम करना शुरू करते हैं। करीब 9-9:30 बजे इन लोगों ने कम से कम अपना 90% काम पूरा कर चुका था, 9-9:30-10 बजे तक। उसके बाद सिराज और मुकेश खाना खाते हैं। फैक्ट्री की तरफ से ही खाना आया था। खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपना फैक्ट्री की छत पे जाके टाइम बिताते हैं। गर्मी का मौसम था, अप्रैल मई का मौसम था। थोड़ी देर अपना बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद करीब 10:30-11 बजे फिर नीचे आते हैं। 1 घंटा डट के काम करते हैं। 12-12:30 बजे इनका पूरा काम कंप्लीट हो चुका था, पूरा माल पैक हो चुका था। अगले दिन बस वो माल जाना था। 12-12:30 बजे काम पूरा कंप्लीट करके ये लोग अपना सोने चले जाते हैं। करीब 1:30-2 बजे के आसपास सिराज की आँख खुलती है। उसको बाथरूम जाना था। बाथरूम जाता है। बाथरूम जाने के बाद उसी बाथरूम के बगल से ही 10-12 कदम दूर एक कमरा था जहाँ पे हमेशा ताला लगा रहता था। आज तक कभी भी उस कमरे के पास जाके किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी थी, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कि इस कमरे में ताला क्यों लगा रहता है, इस कमरे में ऐसा क्या है कि जो मालिकान लोग हमेशा ताला लगा के रखते हैं। लेकिन शायद से उस दिन सिराज की किस्मत ख़राब बोलो, या ऐसा कुछ बोलो कि मतलब कि उसके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई, वो भी 1:30-2 बजे रात में, कि इस कमरे में ऐसा क्या है, ताला क्यों लगा रहता है। अब वो उस कमरे के बाहर खड़े होके ये सोच ही रहा होता है। वो मुकेश को वहीं से फ़ोन करता है। मुकेश अब बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसने फ़ोन नहीं उठाया सिराज का फ़ोन नहीं उठाया। सिराज के उसी कमरे के बाहर एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट से उस ताले को
तोड़ देता है। तोड़ने के बाद दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उस कमरे के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो देखता है बहुत पुरानी मशीनें और बहुत मतलब कि बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, जो कि ख़राब जंग खाई हुई मशीनें। खैर पूरा कमरे के अंदर पूरा अंधेरा, ना कोई लाइट जल रही है ना कुछ। वो स्विच भी ऑन करता है, कोई लाइट नहीं जल रही। बड़ी बड़ी मशीनें और ख़राब मशीनें रखी हुई हैं। खैर वो ये सब चीज़ें देखता है। देखने के बाद दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जहाँ पे पैकिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे वो मुकेश सो रहा था, उसी के बगल में जाके फिर से वो सो जाता है। करीब 15 से 20 मिनट बीते होंगे, तभी उसको अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सिराज उठता है। मुकेश अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। मुकेश को वो हिला के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश नहीं उठता है। सिराज उठता है। अब जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ वो अपने कदम बढ़ाता है। कदम बढ़ाता है तो देखता है कि जिस कमरे का ताला उसने तोड़ा था और जिस कमरे में वो गया था, उसी कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो रोने की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि जिसके बाद उस कमरे के बाहर खड़े हो गए वो सुन ही रहा था उस आवाज़ को। तभी सिराज पसीने से पूरा तरबतर था। इतनी डरावनी आवाज़ थी उस रोने वाली जो आवाज़ आ रही थी उस कमरे से। खैर हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर जाता है, अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है, पूरा कमरा छान लेता है, कोई नहीं था। अब जब उस कमरे के अंदर जो वो एंट्री किया था, तो जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो भी आवाज़ बंद हो चुकी थी। तभी अचानक वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उस कमरे से। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा कोई बंद कर देता है। कोई क्या, अचानक से वो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सिराज उस कमरे को बहुत खोलने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो मतलब कि इतना डर चुका था क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ घट चुका था कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया, ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब खैर वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, चीख रहा है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना दरवाज़ा खुल रहा है, ना उसकी चीखों की आवाज़ मुकेश के कान तक जा रही है कि मुकेश ही आके कोई हेल्प कर दे। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने ये जो दरवाज़ा खोल के इतनी बड़ी गलती कर दी है, जिसका तुमको नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद सिराज पीछे पलट के देखता है, उसके पीछे कोई नहीं था। अब दिल में उसका इतना डर था कि वो तेज तेज से उस दरवाजे को पीट रहा है। लोहे का दरवाज़ा था, तेज तेज से उस दरवाजे को पीट रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे जैसे कि उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ मुकेश के कानों तक जा ही नहीं रही थी। ना मुकेश आता है, ना सिराज उस कमरे से बाहर जा पाता है। सिराज एक तरीके से देखा जाए तो बदहवास होके उसी कमरे के अंदर दरवाजे से सट के बैठ जाता है। तभी अचानक वो अपने लेफ़्ट साइड में पड़ी मशीन की तरफ देखता है। जो मशीनें अंदर काफ़ी सारी मशीनें थी, तो लेफ़्ट साइड पड़ी एक मशीन को देखता है। मशीन के पीछे से कोई उसको बहुत तिरछी निगाहों से घूर रहा था। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो जो निगाहें उसको घूर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती हैं। उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरे को कोई देख रहा था इस मशीन के पीछे से। इतना होता है, वो दौड़ते हुए उस मशीन के पीछे जाता है, देखता है उस मशीन के पीछे कोई नहीं था। उसके बाद उस मशीन के आगे से एक और मशीन थी। अब उसको ये फील होता है कि कोई मेरे को उस मशीन के पीछे से देख रहा है। वो दौड़ते हुए फिर उस मशीन के पीछे जाता है, कोई नहीं था। ऐसे उसको करीब 4 से 5 बार ऐसा लगा कि कोई ना कोई मेरे को घूर रहा है, लेकिन उसको कोई दिख नहीं रहा था उस कमरे के अंदर। खैर अब वो काफ़ी डरा हुआ था और डरी आवाज़ में वो बोलता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। इतना बोलते ही एक काली परछाई उसके सामने आके बिल्कुल खड़ी हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जज कर पा रहा था कि ये किसी आदमी की परछाई है कि किसी औरत की परछाई है, लेकिन वो परछाई उसको दिखाई जरूर दे रही थी। वो उस परछाई को देखते हुए डरते हुए बोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ये दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है इस कमरे से बाहर। तो बोलता है, उसी परछाई से की तरफ से आवाज़ आती है, कहता है कि ये चीज़ तो तुमको अपने
दरवाज़ा खोलने से पहले सोचना चाहिए था, तुमने क्यों ये दरवाज़ा खोला। इतना सुनने के बाद मुकेश की हवाइयाँ पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। मुकेश की सिट्टी बिट्टी पूरी तरीके से गुल हो चुकी थी। उसके बाद मुकेश फिर से दबी आवाज़ में, डरी आवाज़ में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से इस कमरे के अंदर आ गया और ऐसा ऐसा। इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक वो परछाई गायब हो जाती है। अब उस कमरे के अंदर एक बाथरूम था। अचानक उसको किसी के रोने की आवाज़ उस बाथरूम से आती है। अब उस कमरे के अंदर ही वो बाथरूम था। वो धीरे से डरते हुए उस बाथरूम के पास जाता है और झांकता है तो देखता है कि एक काले कपड़े में एक शख्स उस बाथरूम के बिल्कुल कोने में बैठ के रो रहा है। उसका मुंह जो है वो दीवार की तरफ है और जो उसकी पीठ है वो सिराज की तरफ है। अब वो लगातार उस दीवार की तरफ मुंह करके वो परछाई रो रही है। एक काले कोट में एक शख्स। अब इतना देखता है, अब वो काफ़ी डर चुका था। डरते डरते वो उस परछाई के पास जाता है, उस शख्स के पास जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसको हिलाने की कोशिश करता है। तभी उसको वो तो नहीं घूमता है, लेकिन उसकी पूरी गर्दन सिराज की तरफ घूमती है। उसकी पूरी गर्दन जैसे ही सिराज की तरफ घूमती है तो वो जो देखता है उसके बाद वो, मुझे नहीं लगता है कि उस रात को वो भूल पाएगा। जैसे ही वो गर्दन उसकी तरफ घूमती है तो देखता है कि एक लाल आंखों वाला शख्स उसको घूर रहा है और उसको बड़ी तेज तेज चिल्ला के बोल रहा है कि तुम होते कौन हो ये दरवाज़ा खोलने वाले, तुमने ये दरवाज़ा क्यों खोला। बड़ी तेज तेज चिल्ला के उसको बोल रहा है और सिराज उसको देखते ही गिर पड़ा था ज़मीन पे गिर पड़ा था और वो रेंगते हुए पीछे की तरफ भाग रहा है और वो परछाई उसकी तरफ आ रही है। उसकी जो पीठ है वो पीठ तो सिराज की तरफ है, लेकिन उसका जो फेस है पूरी तरीके से घूम चुका था और सिराज की तरफ था। इतना सब कुछ देखने के बाद सिराज एक तरीके से बोला जाए कि बदहवास हो चुका था, इतना डर चुका था वो। खैर ये सब चीज़ें कमरे के अंदर चल रही थी। सिराज बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरीके से बोला जाए तो वो बिल्कुल मतलब कि एक पैरालाइज्ड उस पर आ गया था। जैसे कि उसके शरीर को पूरी तरीके से लकवा मार चुका है, पैरालाइज हो चुका है। वो ना उठ पा रहा है, ना आप ठीक तरीके से चिल्ला पा रहा है, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं आ रही है वो। लेकिन फिर भी पीछे किसी तरीके से अपने आप को खींच रहा है और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। वो जो शख्स है, जो काला कोट वाला जो शख्स है, वो उसकी तरफ आ रहा है और सिराज पीछे की तरफ खिसक खिसक रहा है। तभी अचानक उस दरवाजे पे नॉक होता है। उस दरवाजे पे जैसे ही नॉक होता है वो परछाई गायब हो जाती है। परछाई गायब होने के बाद सिराज किसी तरीके से अपने आप को पैरों पे मतलब खड़ा करता है। अब वो खड़ा हो चुका था और खड़ा होते ही वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे ही दरवाजे को खींचता है तो दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे के उस तरफ मुकेश था। जैसे ही वो मुकेश को देखता है उसकी जान में जान आती है और उसके बाद मुकेश को बताता है, पूरी कहानी बताता है। तो शायद से उस कमरे का राज जो था वो मुकेश को मालूम था। तो वो जैसे ही सिराज उसको पूरी बात बताता है तो मुकेश बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस दरवाजे को खोल के। इस दरवाजे में 6 कर्मचारियों की आग लगने की वजह से, इस कमरे के अंदर 6 कर्मचारियों की आग लगने की वजह से मौत हो चुकी है, इसलिए ये कमरा हमेशा बंद करके रखा जाता है। तुमने इस कमरे को खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस कमरे को तुमको नहीं खोलना चाहिए था। इतना सुनने के बाद सिराज एक तरीके से बोला जाए तो बिल्कुल मतलब कि उसका कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं था। जो कहानी जब उसने, मुकेश ने उसको बताई पूरी कहानी, उस कमरे का राज बताया, तो उसका मतलब कि रिएक्शन पूरा कुछ था ही नहीं उसका रिएक्शन। इतना सुनने के बाद मुकेश उसको अपना सहारा दे के पैकिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे वो सामान वामान पैक करते हैं वहाँ पे लेके जाता है। उसको पूरी सब कहानी बताता है। सिराज, जैसा कि आप लोगों को नाम से मालूम होगा कि मुस्लिम धर्म का था, मुकेश उसको पूरा सब बताता है। उसके बाद बोलता है कि तुम अपने रीति रिवाज के हिसाब से अल्लाह से, भगवान से माफ़ी मांगो और किसी तरीके से उन आत्माओं को, जिन आत्माओं को तुमने परेशान किया है, तो उस दरवाजे को खोल के उन आत्माओं के शांति के लिए अपने अल्लाह से गुजारिश करो और करीब 1 हफ्ते तक अब तुम फैक्ट्री मत आना। उसके बाद सिराज करीब 15 से 20 दिनों तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा।
उसने सूफियों को दिखाया, उसने कई बाबाओं को दिखाया, अपने धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से उसने पूजा पाठ करी। धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आया। सुधार आने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन सिराज अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। 1-1.5 महीना बीतने के बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हुआ तो जो सिराज के साथ हुआ वो एक सुनने में तो दुख लगता ही है। सिराज का एक तरफ का पूरा शरीर जो है वो पैरालाइज हो चुका था और उसके बाद से वो पैरालाइज वाला जो अंग था वो कभी भी सही नहीं हुआ सिराज का। खैर फिर मतलब कि धीरे धीरे 1.5-2 महीने बाद वो फैक्ट्री आना भी चालू कर दिया। लेकिन एक तरीके से बोला जाए कि जिस कमरे को खोलने के बाद उसका जो रिएक्शन हुआ वो ये था कि सिराज का पूरा एक तरफ का जो अंग था, खासकर हाथ, उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड जो था उसका पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था और आज भी उसका वो लेफ्ट हैंड काम नहीं करता है। तो ये थी दोस्तों एक ऐसी कहानी जहाँ पे डेली बेस पे जिस फैक्ट्री में लोग काम करने आते थे, जिस फैक्ट्री में न जाने कितने लोगों ने नाइट शिफ्ट करी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की गलती की वजह से, उसके एक मतलब कि दिमाग की खुराफात की वजह से उसको अंजाम भुगतना पड़ा। और आज भी सिराज का जो लेफ़्ट हैंड है वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है और उसका वो पैरालाइज्ड वाला जो अंग है वो आज भी सही नहीं होने को आ रहा है। 2008 में ये घटना घटी थी उसके साथ, 2023 लग चुका है। तो ये थी पूरी कहानी, एक ऐसी भूतिया फैक्ट्री की कहानी। उसके बाद फैक्ट्री की मालिकान पे और फैक्ट्री पे कई सारे सवाल भी उठे, लेकिन वो फैक्ट्री आज भी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। और ये जो कहानी मुझे शेयर करी, मेरे ही एक फ्रेंड ने शेयर करी जो उसी फैक्ट्री में काम करता था, विवेक नाम है उसका, जिसने मेरे साथ ये शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।